सभी बच्चों का स्वागत है बिजनेस स्टडीज की इस क्लास में। मैं उम्मीद करता हूंगा कि आप सब अब तक पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपने उसको कवर अप कर लिया होगा। जिस तरीके से हम लोग क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं वही स्ट्रक्चर हमारा यहाँ भी रहेगा। आपके हाथों में पेंसिल रहेगा और जो कीवर्ड्स होंगे मैं आपको मार्क करवाऊंगा, आप उसको मार्क करते चलोगे। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके मैं क्लास आपका ले पाऊं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि ये उनका आखिरी चैप्टर होगा और जो एक चैप्टर है वो आप स्किप कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं बहुत सारे ऑप्शंस, आप उसको स्किप कर सकते हो, आपको कोई नुकसान उससे नहीं होगा। और जहां तक बात रही सीबीएसई वाले बच्चों की, तो ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। पढ़ेंगे हम वो भी, बिहार बोर्ड वाले बच्चों हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजों को शॉर्टलिस्ट कराऊंगा जिससे आप स्पेसिफिक होके आप तैयारी करो। और अगर आप सच में चाहते हो कि सर हाँ आप थोड़ा सा अब स्पेसिफिक तैयारी करवाओ, बताओ कौन कौन से चैप्टर हम ना पढ़ें, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं इस पर विचार करूंगा। अगर ज्यादा बच्चे कहेंगे कि यस सर जरूरत है, कुछ चैप्टर्स डिलीट करवा दो, बता दो कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको वो लिस्ट तैयार करके जनवरी के महीने में मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग तक पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि कंपनी जो पैसे की व्यवस्था जब करती है, जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो उसको पैसे कहां कहां से इकट्ठे करने चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कौन किस आधार पर करना चाहिए, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में। पूंजी, कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। तो कंपनी के पास जो फंड्स आ रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर में कितना डेट होना चाहिए, कितना कर्ज होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। खैर आओ जरा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा यहां दर्द हो गया है, बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जितना हो सके, शायद हो सकता है कहीं बोलने के अंदाज से आपको पता भी लग रहा हो कि शायद सर पूरा मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। खैर इन्हीं में आओ बच्चों, जितना हो पाता है करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, क्या मतलब होता है भाई? मीन्स द proportion ऑफ डेट एंड इक्विटी। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ debt and equity used for financing the operations of a business। बिजनेस के काम काज को करने के लिए जहां से हमें पैसे की जरूरत है। अब ये बिजनेस है बच्चों, और बिजनेस में पैसे आ सकते हैं दो रास्ते से। एक है डेट और दूसरा है इक्विटी। डेट और इक्विटी कंपनी को डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है, कौन सा ऑप्शन वाइबल होने वाला है। ठीक है बच्चों, कैसे हम चूज करेंगे ये सारी बातों का चर्चा आज होगा। वैसे लास्ट क्लास में मैंने इनके स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा किया था कि डेट और इक्विटी को अगर आप कंपेयर करोगे तो इनको दो आधार पर कंपेयर किया जाता है। एक तो इनको कंपेयर किया जाता है रिस्क के आधार पर, और दूसरा किया जाता है रिटर्न के आधार पर। डेट हो चाहे इक्विटी हो, कंपेयर करने का बेसिस रिस्क और रिटर्न होता है। अच्छा, कि बिजनेस कितना रिस्की हो सकता है, और ये बात आपको पता है। रिटर्न बोलो या आप ये भी बोल सकते हो कि लागत। ठीक है, लागत, कॉस्ट।
कॉस्ट जिसकी कम आएगी, कंपनी चाहती है कि उसी माध्यम से पैसे को इकट्ठा किया जाए, लेकिन सिर्फ लागत मायने नहीं रखता, लागत के साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई रिस्क भी मैटर करती है। ठीक है, चलो। इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स, आसान शब्दों में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है? रिप्रेजेंट्स द proportion of debt capital and equity capital in the capital structure। सीधी सी बात है। What kind of capital structure is best for the firm? फर्म के लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर सही होगा? It is very difficult to define whether very difficult to define the कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेस द, वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ जो क्या करे, विच इंक्रीजेस द व्हाट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सीधी सी बात है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू व्हाट, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो भैया कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा? तो आसान भाषा में आप यही कहोगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को क्या करे, बढ़ावे, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ावे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, आओ जरा आगे देखते हैं। देखो, डेट एंड इक्विटी, मैं ये कहूंगा डेट एंड इक्विटी डिफर्स इन कॉस्ट। जाहिर सी बात है, दोनों की लागत अलग अलग होती है। कॉस्ट एंड रिस्क, बिल्कुल, चलो अच्छा सेंटेंस है, मार्क कर लो। डेट एंड इक्विटी डिफर्स इन कॉस्ट एंड रिस्क, अंडरलाइन कर लो। कॉस्ट एंड रिस्क को सर्कल कर लेना, कॉस्ट एंड रिस्क को बच्चों क्या कर लेना, सर्कल कर लेना। एज डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, जो डेट हमारा होता है, जो कर्जा होता है, उस पर खर्चा कम होता है। बट इट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटीज, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। क्योंकि रिस्की क्यों होता है? क्योंकि डेट जब आप कर्जा लेते हो तो इंटरेस्ट पेमेंट आपको रेगुलरली करना पड़ता है। तो वो जो आपकी लायबिलिटी बनती है इंटरेस्ट पेमेंट की, वो आपको हर महीने देना है, वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड हर महीने नहीं देना, ये आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है। तो जरा बात को समझना पड़ेगा। वेयर एज इक्विटी आर, जहां तक बात हो इक्विटी की, वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव, इक्विटी एक्सपेंसिव तो है, एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज, बट परंतु लेकिन दीज आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के हिसाब से ये काफी सेफ सिक्योरिटीज माना जाता है। डेट इज रिस्की, अब देखो कारण बता दिया भैया, डेट इज रिस्की, क्यों रिस्की है? बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट, सर्कल कर लो जरा, पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस। कंपनी को तो हर हाल में कर्जा देना ही देना है, कर्जे पर ब्याज तो देना ही देना है, उससे आप नहीं बच सकते। इन केस दे फेल टू पे, डेट सिक्योरिटी होल्डर्स कैन क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अगर आप कर्जा देने से मना करते हो तो कंपनी के एसेट्स पर क्लेम ठोका जा सकता है, मतलब ये पैसा रिकवर किया जा सकता है, इसलिए काफी रिस्की माना जाता है। अगर फेल्स टू मीट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, इट कैन इवन गो टू लिक्विडेशन स्टेज ऑफ इंसॉल्वेंसी, कंपनी को बंद भी कराया जा सकता है, इतना रिस्की होता है। तो चलो बच्चों, अगर इसको पूरे समराइज वे में पढ़ा देता हूं, आप बिजनेस स्टडी के पढ़ने को अंदाज को जानते हो, मैं बहुत अच्छे और सलीके से आपको चीजों को समझा देता हूं, समराइज करवा देता हूं, जिसके बाद आपको चीजें अच्छी लगने लगती हैं और आसान लगने लगती हैं। तो इस पूरी कहानी से अगर मैं दो चीजों को शॉर्ट में निकाल दूं तो मैं ये निकालूंगा बच्चों, पता है क्या? मैं दो चीजों को लिखूंगा, जरा तुम भी अपने बुक में ही लिख लेना, आसान शब्दों में जरा तुम भी लिख लेना। मैं अगर कहूं, मैं दो चीजों को लिखूंगा, एक तो लिखूंगा मैं सबसे पहले इक्विटी
पहले देख लो तब हेडिंग बनाना। एक मैं लिखूंगा इक्विटी, दूसरा मैं लिखूंगा डेट, और इन दोनों को दो दो आधार पर बांटूंगा। इन दोनों को दो दो आधार पर बांटूंगा। पहला आधार मेरा हो जाएगा कॉस्ट, पहला मेरा आधार हो जाएगा कॉस्ट, और दूसरा आधार हो जाएगा रिस्क, दूसरा आधार हो जाएगा रिस्क। ये टेबल ही ना, ये टेबल मैं आपको बनवा देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगा। चलो एक बात बताओ, इक्विटी पर कॉस्ट ज्यादा होता है या कम होता है? इक्विटी पर कॉस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, इक्विटी पर कॉस्ट हाई होता है, लेकिन रिस्क क्या होता है? इस पर रिस्क जो होता है वो लो होता है। डेट पर जो हमारा कॉस्ट है वो लो होता है, लेकिन इस पर जो रिस्क है वो हाई होता है। चलो इसका मतलब आपको इस टेबल को देखते ये समझ में आ जाएगा कि इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है तो उसकी लागत तो ज्यादा आएगी, लेकिन कंपनी जो है वो रिस्की पोजीशन में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन जो कर्जा है, जो कर्ज है, डेट का मतलब क्या होता है? जो भैया कर्ज है, कर्ज पर तो आपको ब्याज देना ही देना है, ये आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। आपके मुनाफे से कर्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनाफा कम है तो बैंक ये नहीं कहते कि चलो इंटरेस्ट कम कर देते हैं, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो सीधी सी बात है, डेट का कॉस्ट जो होता है वो लो होता है, लेकिन रिस्क हाई होता है। मुझे लगता है अब तक की सारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, और इसको पढ़ के अकाउंट्स की फीलिंग आती है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था, आप चीजों को बस सुनते जाएं स्टोरी फॉर्मेट में, आपको मजा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स बेहद ही अच्छे हो जाएंगे। और जिस तरीके से समराइज्ड वे में चीजों को लिखवाते चल रहा हूं, आप उसको भी अपने बुक में नोट डाउन करते चलें। मेरे क्लास के जितने सारे बच्चे हैं बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। आखिरी लम्हा आ गया है, 1 महीना, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर ये 1 महीने तुम गंभीर नहीं रहे। इसीलिए ये 1 महीना समर्पित कर दो आशुतोष सर के नाम पर। अगला 1 महीना जियो तो मेरे लिए, मरो तो मेरे लिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। उसके बाद फरवरी महीना तुम्हारा होगा, तुम दुनिया जीत चुके होगे। अपने जीवन का पहला पड़ाव जहां तुम्हारे नंबर जीवन में सबसे अधिक आ रखे होंगे, तुम्हारी फीलिंग अब तक की बेस्ट फीलिंग होगी। तुम अपने गार्जियन की नजर में अब तक की बेस्ट व्यू में वो तुमको देखेंगे। उनका भी मोराल अब तक का सबसे हाई मोराल होगा। सब कुछ बहुत हाई होने वाला है, लेकिन टिका है सिर्फ अगले 1 महीने पर। अगला 1 महीना खराब, ये सारी चीजें लो हो जाएंगी, उनकी उम्मीद कम हो जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। बात को समझो, 1 महीना बचा है, रगड़ डालो। 6 घंटे सिर्फ सो, बाकी घंटे पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो 4 घंटा खाना पीना, दिन में 12 से 13 घंटे, 14 घंटे सेल्फ स्टडी करने का समय आ गया है। क्या बोल रहे हो सर, ये दिमाग ठीक है आपका? बेटा तुम्हारा ठीक हो जाएगा फरवरी मार्च के बाद। कुछ व्यक्तिगत अनुभव होता है, 1 महीने की मेहनत है, 12 से 13 घंटे मिनिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम हर डे आपको सेल्फ स्टडी करना है, इंक्लूडिंग कोचिंग अगर आपका भी चल रहा है तो। मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम इसको बढ़ा के 15 घंटे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 घंटे तो मिनिमम आपको हर दिन पढ़ाई करनी ही होगी। चलो आओ जरा अगले पेज पर चलते हैं। देखो जरा, तो यही वाली कहानी लिखी है, इक्विटी सिक्योरिटीज आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एज कंपनी हैज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड। जो अभी मैंने आपको बताया वही बात इसको लिखी हुई है। देखो जरा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस, जो हमारा लाइन है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिल्कुल सही बात है, यहां भी हम 2 चीजों को सर्कल करेंगे। सबसे पहले तो अफेक्ट द को अंडरलाइन करेंगे, और किसको अफेक्ट करता है? तो एक तो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क को अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है भाई? कौन अफेक्ट करता है?
तो जवाब निकला कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है किन दो चीजों को, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी को और दूसरा अफेक्ट करता है फाइनेंशियल रिस्क को। द बेस्ट कैपिटल, वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाएगा मेरे भाई, वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाएगा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के वेल्थ को क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है, विच मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, भूलना नहीं है। देखो जरा, अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, a best capital structure is one which results in what, maximizing the value of equity shareholders or which brings rise in price of equity shareholders। या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ जाए, या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ जाए, या तो इक्विटी शेयर होल्डर का प्राइस बढ़ जाए। भाई दोनों तो बात एक ही है। इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ कब बढ़ेगा, जब उसके शेयर की कीमत बिकेगी। एक इक्विटी शेयर होल्डर ने 10 रुपए का शेयर खरीदा, आज 250 रुपए का हो गया, उसका वेल्थ बढ़ गया, 240 रुपए का मुनाफा उसको हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चीजों को सिंपल तरीके से करेंगे और बच्चों सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से करोगे तो ही एमसीक्यू होगा। अभी मैं एमसीक्यू का सीरीज लेके आने वाला हूं जनवरी के महीने में। बिजनेस स्टडी के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू में करवाऊंगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाने लगूंगा सीबीएसई के बच्चों को। तो मजा तब आएगा जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पकड़ होगा और जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और पीछे के चैप्टर्स आसान चैप्टर हैं यार। बिजनेस स्टडी बच्चों को बहुत परेशान करने लगता है एग्जाम टाइम में, बिकॉज वो लगे हाथ टीचर की बात नहीं मानते। तो अब तक के सारे चैप्टर्स में हम एक्सपर्ट हैं भैया, आखिरी के 2 चैप्टर्स हैं, खराब बिल्कुल नहीं होने देने। चलो देखो जरा, जनरली कंपनीज यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसीलिए कंपनी एक बुद्धि लगाई है, इसीलिए कंपनी क्या लगाई है, एक बुद्धि लगाई है। कौन सा बुद्धि लगाई है, यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा बुद्धि लगाई है भाई, फाइनेंशियल लीवरेज। ओहो, फाइनेंशियल लीवरेज टू सेटअप कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके लिए कंपनी ने एक बुद्धि निकाला फाइनेंशियल लीवरेज का। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये देखो जरा, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डी का मतलब क्या हुआ है यहाँ, डेट, और ई का मतलब इक्विटी। नीचे आपके लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू व्हाट, फाइनेंशियल लीवरेज। डेफिनेशन को छोड़ो, अब तुम खुद तैयार कर लोगे। द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। वही बात बच्चों ऊपर भी लिखी गई है, फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू व्हाट, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। हमारे पास मान के चलो ये पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना हिस्सा डेट है, कितना हिस्सा कर्ज का है, वो हमको क्या बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। सर क्या इसको इसकी जानने की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत है यार। तुम अगर ये नहीं जानोगे कि तुम्हारे पास कर्जा कितना है, तुम्हारा बिजनेस कितना मुनाफा कमा रहा है, तुम्हारे कर्जे की लायबिलिटी कितनी है, पता चला तुम 10,000 का मुनाफा कमा रहे हो और 15,000 का तुमको इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। तो अगर तुमको ऐसा ये अवस्था में हो तो धीरे धीरे तुमको प्लान करना होगा कि तुमको अपने कर्जे को कम करना है, क्योंकि जब तक कर्जे को कम नहीं करोगे, अक्सर तुमने सुना होगा ये बात, प्रैक्टिकली सोचो कि कर्ज की वजह से बिजनेस समाप्त हो जाते हैं, बिजनेस बंद हो जाते हैं। कर्जा लेते गया, बिजनेस करता गया, एक वक्त आया बिजनेस को बंद करने की नौबत आई, शटर गिराया, मोतिहारी छोड़ के भाग गया, बिहार छोड़ के भाग गया, दिल्ली छोड़ के भाग गया, महाराष्ट्र छोड़ के भाग गया, दूसरे देश में चला गया, दूसरे राज्य में चला गया। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अनपढ़ था, उसको कैलकुलेट करने नहीं आया कि बिजनेस को किस हिसाब से करना है। तुम कॉमर्स वाले बच्चे हो, दुनिया को चलाओगे, तो ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि जो काम तुम कर रहे हो, जो व्यापार तुम करने लग रहे हो, अगर तुमको फाइनेंशियल मदद की जरूरत है तो कितना कर्जा लेना ठीक है बिजनेस के लिए, कितना पैसा रिश्तेदारों से लेना ठीक है, रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं तो कर्जा का भी एक सीमा होना चाहिए। अपना पैर उतना ही पसारो जितनी बड़ी चादर है, कहा जाता है ना। तो ये बिजनेस स्टडी हमारे दिमाग को
बनाता है कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस पे पकड़ कैसी होनी चाहिए। तो जिसके रास्ते में आज आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने लग रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा। काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं, समझने का प्रयास करोगे तो काफी मजा आएगा। देखो जरा, ठीक है। विथ डेट फंड्स कंपनीज with debt fund companies funds and earnings increases because debt is a cheaper source। चीपर का मतलब क्या होता है? सस्ता। चीपर का मतलब क्या हुआ? सस्ता। लो, सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट लेकिन साथ के साथ इट इज वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेट इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन बहुत खतरे की घंटी बज सकती है अगर तुम अपने कैपिटल में, अपने पैसे के तिजोरी में अगर ज्यादा कर्जा का अमाउंट रखते हो। देखो ना, अभी अभी पीछे ही समझा के तुमको लाया हूं। ये रहा, इक्विटी पर खर्चा क्या होता है? कम होता है, लेकिन रिस्क क्या होता है? हाई होता है। तो वही बात तो यहां कहा जा रहा है, वही बात तो कहा जा रहा है कि जो हमारा डेट है वो क्या होता है? चीपर होता है, सस्ता होता है, लेकिन वेरी रिस्की होता है। तो पहले लिखवा दिया हूं, इसलिए दोबारा इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। चलो दो, आगे देखो जरा, आगे देखो क्या बोला, आगे देखो क्या बोला। मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग्स ओनली व्हेन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ अ कंपनी, दैट इज, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है, आप इसके नीचे बगल में कहीं भी लिख लेना। ये कहना ये चाह रहा है कि डेट ज्यादा लेना तभी फायदेमंद है जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमारा बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो? बड़ा हो। अभी मैं आगे बताऊंगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा हो किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी बस आप इतना ही समझो कि कर्जा कब लेना ठीक है। कर्जा लेना तो बुरी बात होती है, बिल्कुल बुरी बात होती है, लेकिन उसमें भी ठीक कब माना जाता है? तो ठीक कब माना जाता है, मैं यहां हेडिंग दिलवा देता हूं। कर्ज लेना अच्छा तब है, कर्ज लेना अच्छा तब है जब क्या? तो ये बक्से को याद कर लेना, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो? बड़ा हो। किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब तुम बिजनेस में जो पैसा लगाए हो कर्जा लेके, उससे तुम मुनाफा ज्यादा कमा रहे हो। मैंने कर्जा लिया 1 लाख का, हर महीने मुझे 10,000 रुपए चुकाने हैं अगले 10 महीने तक, लेकिन उस 1 लाख के कर्जे से मैं महीने का 20,000 रुपया कमा रहा हूं। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा मैंने निवेश किया है उस पर मैं ज्यादा कमा रहा हूं, उस पैसे के मुकाबले जो मुझे ब्याज के रूप में और मूलधन के रूप में देना है। कॉमन सेंस की बात है, कोई गलत बात थोड़ी कह रहा हूं, ये तो सर होता है प्रैक्टिकली। वही बात बस समझाने का तुम्हें प्रयास कर रहा हूं कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कर्जा लेना अच्छा होगा। तो अगर अब घर में तुम्हारे माँ बाप ये तुमको कहें कि बेटा कर्जा लेनी बुरी बात है, तो तुम एक पल के लिए उनको रोक भी सकते हो। ये बोल सकते हो, पापा खामोश, कर्जा लेना बुरी बात है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन तब तक जब तक हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्या बेटा क्या बोल रहे हो तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? पापा मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं पापा। अगर बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और ब्याज कम देना पड़ रहा है, तो पापा कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। पापा खुश हैं, बेटे पर जो खर्चा किया है आशुतोष सर की फीस देने में आज सध गया, जानकारी पूरी है। वेरी गुड बेटा, शाबाश, तुम्हारी अगली पीढ़ी भी आशुतोष सर क्या पढ़ेगी, नालायक कहीं का।
तो कर्जा लेना अच्छा तब होता है जब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि कर्जा लेना खराब भी होता है। इसका मतलब ये समझे कर्ज कब नहीं लेना चाहिए, कर्ज कब नहीं लेना चाहिए भाई बताओ, कर्ज कब नहीं लेना चाहिए, कितने आसान भाषा में तुमको समझाऊं मैं। जब कर्ज कब नहीं लेना चाहिए, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI लेस देन हो, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किससे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर ये वाली परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो इस केस में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अगर कर्ज लोगे तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो हो जाएगा चौपट, चौपट। अब कर्जा ले लिए, 20,000 रुपए की EMI देनी पड़ रही है, बिजनेस से पैसा आ रहा है 10,000, हर महीने टेंशन में वो 10,000 रुपया और कहां से लाके दें, और भी बिजनेस के खर्चे डेली वाले खर्चे हैं, उसी को तुम निपटाने में रह जा रहे हो, लायबिलिटी तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में एक अच्छा कॉमर्स का पढ़ा हुआ विद्यार्थी बिजनेस करने के दरमियान ये सारी चीजों को सोचता है जो साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे नहीं सोचते। लेकिन ये बिजनेस करना जरूर चाहते हैं, इनकी चाहत होती है बिजनेस करती तो नीमन रही। आज के समय में सबसे नीमन बिजनेस बा, का रखल बा पढ़ाई लिखाई में, जे पैसा बिजनेसमैन कमावेला, जे पैसा बिजनेसमैन कमावेला। रे तो बिजनेसमैन बनबे तब न जब कॉमर्स पढ़बे, ऐसे ही बन जेबे। खाली लोग एग्जाम्पल दी, बड़ा पैसा वाला बाड़न, कमा तरन, तो मेहनत में कैले बा, बुद्धि लगैले बा, आ नहीं पढ़ला कॉमर्स तो कॉमर्स के ज्ञानवा ले लेलक। आ तू चाहब कि हम खाली रगड़ी न्यूमेरिकल, खाली पढ़ी हौ चीज जेकर कोनो प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाले नहीं खे, आ चाहब कि बन जाई अंबानिये के टक्कर दी, तो हमनी का यहाँ घास छिलेला बैठल बानी। कॉमर्स पढ़तानी, मेहनत करतानी, सब समझतानी, इतना मुश्किल मुश्किल चीज आसान भाषा में, तो पैसा हमनी ना कमाम तो के कमाई, कमाई के चाहत रहे तो कॉमर्स पढ़, कॉमर्स पढ़े के होई तब कमाईब, जानता रह बड़ा नु स्कोप बा। चल आवा है। खैर चलो बच्चों, तुम तो समझदार हो, तुम तो कॉमर्स पढ़े, तुम्हें किस बात की टेंशन है भाई। ओ भाई मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो जल्दी से। यस, कल को जब आप बिजनेस करोगे तो आपको सारी नॉलेज आपके दिमाग में रहेंगी। यहाँ बहुत लोग बिजनेस स्टडी पढ़ता खाली नंबर लावेला, हाई नोट्स ले लिया, हाई इतना नंबर चल आई हमें जो लिखल बा वे चल आई, तो तू कॉमर्स, तोरो कॉमर्स पढ़ल बेकारे बा, बेकारे पढ़ ला। गंगा में से एक लोटा पानी निकल लिया, वही में डुबकी लगा के मर जाइया, वो एक निमन बतरला, अगर ज्ञान ना ले लेता हेतना निमन चीज के। खैर छोड़ा, जे हमनी के लगे बा, जे लड़का लोग बा, आवा ध्यान से समझल जाओ, छोड़ा बाकी दुनिया के बात छोड़ा। कोनो बिजनेस में खटहूला तो चाहिए, खटहूला चाहिए तो वही खटी जरा बुझता रहो। आओ है ने, चलो बहुत भोजपुरी हो गया। चलो अब देखो भैया, ये जो मैंने बात कही, ये जो मैंने बात कही, इसको समझ, इसको अगर प्रैक्टिकल रूप से जरा समझा जाए, प्रैक्टिकल रूप से जरा समझा जाए तो और मजा आ जाएगा कि सर आप जो ये बात कह रहे हो इस बात को प्रमाणित करो। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए बच्चों न्यूमेरिकल को समझेंगे, और न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाऊंगा। एक टर्म आता है EPS, एंटरप्रेन्योरशिप। इतने बुद्धि बा तोहर, अगर है दिमाग में आयल तो इतने बुद्धि बा। अर्निंग पर शेयर, सर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, EPS। EPS का मतलब सारे जहां में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होता, अर्निंग पर शेयर भी होता है। मतलब एक शेयर पर कितनी कमाई है, तो ये कंपेयर करने के लिए मैं आपको समझाने वाला हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जिस भी प्रोजेक्ट का EPS अच्छा होगा, हाई होगा, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा है। मतलब मैं आपको 3 अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर बताऊंगा और उस कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाऊंगा कि कौन सा आपके लिए, कंपनी के लिए बेटर है। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को समझेंगे,
ठीक है, आओ जरा एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। देखो जरा, टू प्रूव दैट ओनर्स ऑफ अ कंपनी गेन और अर्निंग पर शेयर, यहां पर शब्द आ गया व्हाट, अर्निंग पर शेयर, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ईपीएस। ईपीएस इज मोर व्हेन डेट इज इन्वॉल्व इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, वी विल टेक फॉलोइंग एग्जांपल। अगर हम ये प्रूफ करना चाहें कि कर्जा लेने से ईपीएस बढ़ता है, तो आओ जरा उसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे मेरे बच्चों। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो। खैर आओ जरा देखो, बहुत ध्यान से, बिल्कुल पेशेंस के साथ, ध्यान कहीं नहीं भटकना चाहिए। न्यूमेरिकल एग्जांपल समझाने लग रहा हूं, अगर गलती होगा तो फंस जाओगे। और अभी जो न्यूमेरिकल एग्जांपल समझाने वाला हूं वो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां आया था क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करते थे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आता था, फिर इंटरेस्ट माइनस करते थे, फिर टैक्स माइनस करते थे। याद आ रहा है? वैसे ही कोई चीज यहां पढ़ने वाले हैं। देखो जरा, अलग अलग दो प्रकार की सिचुएशंस आपको दे रखी हैं, अलग अलग दो प्रकार की सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। दोनों सिचुएशन में कोई ना कोई फर्क है, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, लिखने का कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप मेरी बातों को सुनो, आपका ध्यान कहीं नहीं भटकना चाहिए इस चैप्टर में, अदरवाइज प्रॉब्लम में आओगे। चलो देखो इधर, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल बिजनेस का कितना है, बिजनेस में पूरा पैसा लगा हुआ कितना है बच्चों, 50 लाख। यहां भी टोटल कैपिटल कितना है, 50 लाख। अच्छी बात है। उसमें इक्विटी का कितना पैसा है, इक्विटी का पैसा देखो जरा, 50 लाख इक्विटी का ही पैसा है। और 50 लाख इक्विटी कहां से आया, तो 5 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। हमने मार्केट में 5 लाख शेयर्स उतारे और पर शेयर वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो 5 लाख गुना 10 करोगे तो 50 लाख आएगा। मतलब यहां पर कोई भी कर्जा हमने नहीं लिया, हमने एक पिटारा बनाया पैसे रखने का, जिसमें पैसा हम सिर्फ इक्विटी वालों से लेकर के आ गए। यहां पर नो कर्ज, यहां पर कर्ज नहीं है, यहां पर कर्ज नहीं है। ये लो, कर्ज नहीं है। अब भैया कर्ज नहीं है तो इसका खास बात क्या है, ये मुस्कुरा रहा होगा, पता है क्या है, क्योंकि कर्ज नहीं है का मतलब ये हुआ कि इस होशियार आदमी को ब्याज नहीं देना है, ब्याज नहीं देना है, इसलिए ये मुस्कुरा रहा है। अच्छा आओ जरा दूसरे का कंपेयर करते हैं, इक्विटी कैपिटल। यहां का इक्विटी कैपिटल अगर मैंने देखा तो ये देखा कि यहां 40 लाख का इक्विटी कैपिटल है। भैया टोटल कैपिटल कितनी है, 50 लाख, 40 लाख का इक्विटी कैपिटल है। इसका मतलब कर्जा कितना है, ये देखो कर्जा कितना है, 10 लाख, और ऊपर कर्जा कितना था, नील। बिल्कुल सही बात है। तो अब भैया यहां थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि यहां पर ब्याज देना है। दिक्कत अंत में है या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां तो ब्याज देना है ना। ये बेचारा नाराज इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पैसे पर इसको ब्याज देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर्जा लेना गलत बात है, कर्जा लेना सही बात है। कब, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कर्जा लेना बुरी बात है, छिछी बात है कब, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो बात को जरा हम यहां समझेंगे कि कर्जा भले ले रहा है, अभी नॉर्मल समझा रहा हूं कि ब्याज देना है, इसलिए बेचारा थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। अच्छा उसके बाद देखो, टैक्स रेट 30% सेम है, टैक्स रेट 30% ये भी सेम है। इंटरेस्ट ऑन डेट 10%, यहां इंटरेस्ट है ही नहीं क्योंकि डेट तो है ही नहीं। अच्छा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, मतलब हमको सारा कुछ कैलकुलेट करके दिया है कि इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का कितना मुनाफा है, 7 लाख,
और ऊपर वाले केस में भी है 7 लाख। एक सिचुएशन और है, ये तो दो सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में अंतर क्या था, यहां कर्जा नहीं था, यहां पर कर्जा है। एक सिचुएशन और मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखो सिचुएशन 3, ये लो, ये रहा हमारा सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में क्या है, टोटल कैपिटल यहां भी 50 लाख है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां इक्विटी कैपिटल देखो जरा, इक्विटी कैपिटल कितना है, 30 लाख का है। पहले में इक्विटी कैपिटल 50 था, दूसरे में 40 हो गया, तो 10 कर्जा से हो गया। अब तीसरे में 30 लाख इक्विटी शेयर से हो गया, मतलब 20 लाख कितना हो गया, 20 लाख कर्जा हो गया, मतलब यहां भी ब्याज देना है और बाकी चीज सेम है, टैक्स रेट सेम है, इंटरेस्ट सेम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स है। अब हमको बताना है कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है और हमको कौन सा चुनना है। तो हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर को चुनेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर को चुनेंगे जिसका अर्निंग पर शेयर, क्या कहा मैंने बच्चों, जिसका अर्निंग पर शेयर ईपीएस, जिसका अर्निंग पर शेयर हाई होगा, उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को हम चूज करेंगे। लो देखो जरा कैलकुलेट करके बताते हैं। लेट अस नाउ, वक्त आ गया है, लेट अस नाउ किस चीज का, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर इन ऑल द 3 सिचुएशंस। और मैंने टेबल की मदद से आपको समझाने का प्रयास यहां करने वाला हूं। जरा देखो सिचुएशन 1 दिया हुआ है भाई, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3, एक एक करके मैं आऊंगा। बिल्कुल पहले ध्यान से समझना है, मेरी तरफ देख के, मेरी तरफ देख के एक एक चीज को समझेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो जरा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तीनों केसेस में 7-7 लाख है, यहां भी 7 लाख था और पीछे के 2 केसेस में भी देखो, यहां भी 7 लाख था, यहां भी 7 लाख था। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स 7 लाख 7 लाख 7 लाख। ईबीआईटी में से मैंने सबसे पहले माइनस किया, सबसे पहले मैंने बच्चों माइनस किया, किसको माइनस किया मैंने, ये देखो जरा, लेस इंटरेस्ट को माइनस किया। तो इंटरेस्ट को माइनस किया तो पहले में तो इंटरेस्ट 0 आएगा, क्यों, क्योंकि पहले सिचुएशन में देखो जरा, क्या पहले सिचुएशन में ये रहा पहला सिचुएशन भाई, ये रहा, क्या पहले सिचुएशन में मैंने कोई कर्जा लिया है क्या, कर्जा तो नील है। तो भाई जब कर्जा नील है तो ब्याज नहीं देना होगा, यहां देना होगा। 10 लाख का 10% कितना हुआ, तो ब्याज यहां कितना हो गया, 1 लाख, हाँ ब्याज हो गया यहां 1 लाख। और तीसरे सिचुएशन में ब्याज हो गया 20 लाख, तो कर्जा हो गया, तो 20 लाख का 10%, यहां 2 लाख ब्याज हो गया। तो भैया इसी इंटरेस्ट को मैंने माइनस किया, यहां से 1 लाख हटा लिया, यहां से 2 लाख हटा लिया, तो मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट कंपोनेंट को हटा लिया, तो क्या बचा, ईबीटी। ईबीटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। बिहार बोर्ड के सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, बहुत ही नायाब चीज बता रहा हूं, इसके बाद कभी समस्या नहीं होगी। 7 लाख, 7 लाख में से 1 लाख गया 6 लाख, और 7 लाख में से 2 लाख गया 5 लाख। अब देखो एक चीज और माइनस करना है हम लोगों को, क्या माइनस करना है, अब माइनस करेंगे टैक्स। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, और टैक्स तो सब में 30% है, ये 30% तो सब में 30% है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो 7 लाख का 30% 2,10,000, 6 का 180 और 5 का 1.5 लाख, ये घटा लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ईएटी। ईएटी का मतलब हुआ अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बना, 7 लाख में से घटा लिया 490, 4,22,000, 490, 420 और 350। और आखिरी में फैसला कैसे होगा, तो फैसला होगा किसके आधार पर, फैसला होगा ईपीएस के आधार पर, फैसला होगा अर्निंग पर शेयर के आधार पर। और ईपीएस का फॉर्मूला, ये भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूं, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है याद कर लेना, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जितना हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हर हाल में दिया है। यहां देखो 3 लाख इक्विटी शेयर है सिचुएशन 3 में, और सिचुएशन 3 में अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है, ये सारा जो है ये क्या है, ईएटी है, खाना नहीं हुआ, अर्निंग आफ्टर टैक्स हुआ, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये भी है ईएटी। तो सबको मैंने भाग दे दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। पहले केस में 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, कैसे सर, देखो यहां लिखा हुआ है ना 5 लाख शेयर्स, 4 लाख शेयर्स, और यहां लिखा हुआ है 3 लाख शेयर्स, तो भाग दे दिया। तो ईपीएस देखो जरा, यही मजेदार चीज है, इसी को आपको सीखना है। यहां देखो ईपीएस कितना आया 0.98, यहां आया 1.05 और यहां आया 1.16। अब मुझे लग रहा है ये तो अंधा भी देख सकता है कि अर्निंग पर शेयर किसका ज्यादा है। सिचुएशन 3 में अर्निंग पर शेयर बहुत ही अधिक है, मतलब यहां पर मुझे मुस्कुरा देना चाहिए और मुझे ये कहना चाहिए कि सिचुएशन 3 का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। वो क्या है, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या है, हाई है। तो जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का अर्निंग पर शेयर हाई होगा वही कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म के लिए बेस्ट होगा, लेकिन तब तक जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। वरना मैं आगे अभी आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा जहां मैं दिखाऊंगा। अभी क्या है कि जितना देखो ना, कंपेयर करने की बात क्या है कि अर्निंग पर शेयर हाई उस सिचुएशन का आया है जिसमें हमने कर्जा सबसे ज्यादा लिया है। भैया सोचना पड़ेगा, ये सिर्फ टेबल नहीं बहुत कुछ दर्शा रहा है, जरा इमेजिन करो, सोचने का प्रयास करो। मैंने ये कहा कि ईपीएस हाई उसी सिचुएशन का है जिस सिचुएशन में फर्म ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। यहां कर्जा नहीं लिया था तो अर्निंग पर शेयर कम है, यहां कर्जा थोड़ा सा लिया था तो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर बढ़ा, कर्जे की मात्रा को और बढ़ाया तो अर्निंग पर शेयर और बढ़ गया। सर फिर तो बिजनेस में कर्जा लेके ही बिजनेस करने में फायदा है। नालायक कहीं का, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट अभी सिखाएंगे कि ईबीआईटी की मदद से हमको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम नजर आ रहा होगा बिजनेस में तो फिर कर्जा लेना ठीक नहीं है, उल्टा गाड़ी चलने लगेगा। कर्जा लेने से तुम्हारा अर्निंग पर शेयर घटेगा भी, जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़ेगा ही, घटता भी है। डूब जाओगे, रसातल में चल जाओगे के बेर। धीरज रखो, अभी खुश मत हो, अगला एग्जांपल में समझाएंगे। चलो, तो कौन सा बेस्ट है, सिचुएशन 3 इज द बेस्ट सिचुएशन। इसी बात को अच्छे ढंग से यहां पर नीचे आपको लिख के समझाया होगा, आप इसको आराम से पढ़ना। बस मुद्दे की बात कहां है मैं आपको एक बार फिर से चलो पढ़ ही देता हूं। देखो जरा क्या बोला, इफ वी कंपेयर द अबव टेबल, अगर आप इस टेबल को कंपेयर करते हो, वी कैन सी दैट इन सिचुएशन 3, अच्छा सिचुएशन 3 में इक्विटी शेयर गेट्स द मैक्सिमम रिटर्न फॉलोड बाय सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 के मुकाबले, और लीस्ट अर्निंग कहां हुआ है, सिचुएशन 1 में। हेंस इट इज प्रूफ दैट, इसलिए यह साबित हो गया, क्या साबित हो गया कि ज्यादा कर्जा लेने से मोर डेट ब्रिंग्स मोर इनकम लो ब्रिंग फॉर ओनर इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब खोपड़ी में समझ में आया कि लोग कर्जा लेके बिजनेस काहे करना चाहता है, क्योंकि उसको इस बात का आभास रहता है कि इस कर्जे को लेने से हम जो मुनाफा कमाएंगे वो इतनी मात्रा में तो जरूर होगा कि जिससे हम इस कर्जे की लायबिलिटी को हर महीने चुका पाएं। बिजनेस होगा ही नहीं तो पैसा आएगा ही नहीं। तो बिजनेस, इसीलिए तो तुम देखते होगे ना, कोई बिजनेसमैन अंबानी हो चाहे अडानी हो चाहे टाटा हो, कर्जा के बिना किसी का काम नहीं चलता है। हर बिजनेस कर्जा लेना पसंद करती है और लेती है, कर्जे लेने में बुराई नहीं है, लेकिन उस कर्जे के पीछे का लॉजिक और विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना कर्जा लेने के बाद लोगों को आत्महत्या करने की भी संख्या इस देश में बहुत अधिक है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इवेल्युएशन, लैक ऑफ कंपैरिजन स्किल्स,
नहीं होने की वजह से कर्जा लेते जाते हैं, प्रॉपर जगह इस्तेमाल नहीं होता है और हालत आ जाती है फिर भागने वाली और आत्महत्या वाली। अच्छा, तो लेना चाहिए कि नहीं, इसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना होगा, आरओआई। और आरओआई कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला देखो यहां दिया है, आरओआई इज इक्वल टू, देखो वैसे ये लाइन भी बड़ी अच्छी लाइन है, एक बार पढ़ लो। बट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू ओनली, लेकिन ये स्टेटमेंट तभी तक सही है टिल रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेट। वही वाली कहानी जो लिखवाए थे, आरओआई जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो दोनों तरफ लिखना ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आरओआई जो बड़ा है वो इंटरेस्ट चार्ज से बड़ा होना चाहिए। चलो देखो, इस केस में निकाल दिया आरओआई का क्या फॉर्मूला होता है, तो भाई इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, आरओआई बराबर ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, वीवीआई देख लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरओआई का क्या फॉर्मूला हो गया, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना था, 7 लाख, हर क्वेश्चन में सिचुएशन में 7 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल 50 लाख गुना 100, तो ये निकल के आया कितना, 14%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। 14% बड़ा होता है 10% से, इसीलिए यहां पर कर्जा लेना सही बात है। अब बात समझ में आया, कर्जा लेना कब सही बात है। चलो ये भी बड़ी आसान, ये सब तो मुझे लगता है तुमको यही याद हो गया होगा, इसमें रटने की कोई जरूरत है क्या, अरे समझ लिए तो तुमको तो यही याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है टेक्निकल चीज याद करने वाला, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो जरा अगली चीजों को देखो जरा, लो if return on investment is less than the rate of interest, अरे बाप रे बाप, then क्या करना चाहिए, then equity shareholders lose by inducing more debt, then more of equity is beneficial for owner of a company to prove this। अब एक और एग्जांपल लेंगे जहां पर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है किसके मुकाबले, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले, तो यहां पर कर्जा लेना आपके आंखों से आंसू निकाल सकता है, आपके आंखों से आंसू निकाल सकता है। जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, जब कोई न रहे अपना। तुमको गाना याद है ना, हम पर मत हंसो, बता रहे हैं, अपना सही सही गा लेना, हमको नहीं याद है उतना, नालायक कहीं का। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि आरओआई बड़ा है तो कर्जा लेना अच्छा है। अब हम देखेंगे कि आरओआई अगर कम है तो कर्जा लेना कहीं से अच्छी बात नहीं है मित्रों। तो भारत माता की जय। तो आइए मित्रों, आज की क्लास में नहीं बन पाएंगे मोदी जी, रहने देते हैं, ढेर तेज बनने से फायदा नहीं है ना बच्चों, तुम भी यही कहना चाह रहे थे ना, जानते हैं हम नालायक हो तुम सब। चलो इधर देखो, अभी क्या किया मैंने, अलग अलग सिचुएशन ले लिया, मैं इस सिचुएशन को तुमको एक ही जगह दिखाने का प्रयास करता हूं। ये लो सिचुएशन को लगभग 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 आ गया भाई, आ गया भाई, लो आ गया। चलो देखो, एक ही स्लाइड पर सिचुएशन आ गया, 3 अलग अलग सिचुएशंस यहां भी हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। सब में टोटल कैपिटल देखो 50 लाख है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इक्विटी कितना है 50 लाख, यहां पर डेट हमारा कितना है, नील।
यहां पर डेट कितना है 10 लाख, 10 लाख थोड़ा सा मन मायूस है, और यहां पे डेट कितना है 20 लाख, यहां पर तो मन और भी मायूस है। लो, उसके बाद टैक्स रेट सब में सेम मिलेगा, तुमको कंपेयर कर लेना, इंटरेस्ट रेट ये दोनों सेम मिलेगा। ये लो, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट और अर्निंग बिफोर ईबीआईटी, यहां शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, ईबीआईटी दिया हुआ है, ये भी सब में सेम है 3-3 लाख, ये भी सब में सेम है। अब कंपेयर करके देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आरओआई का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी आप देखे हो, ईबीआईटी, जल्दी जल्दी बोल दो याद हो जाएगा, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल, ईबीआईटी अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100 तो तीनों केसेस में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाला गया है। 3 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, तो हमारा आरओआई 6% है, यहां भी 6% है, यहां भी 6% है। मतलब इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों ही सिचुएशन में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटा है, किसके मुकाबले? रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले। देखा तुमने? इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहां पर कर्ज लेना बुरी बात है, यहां पर कर्ज लेना गंदी बात है, छिछी बात है, रोना पड़ेगा बिजनेस में। मैं पहले बता रहा हूं, रोना पड़ेगा, छिछी बात है, छिछी छिछी। आओ जरा आगे देखो कैसे छिछी बात है, ये मैंने यहां कंपेयर करके इस शानदार से टेबल में आपको दिखा दिया। हर बात का प्रॉपर लॉजिक है हमारे पास, हर बात का प्रॉपर लॉजिक है। चलो बच्चों देखो जरा, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया? देखो भाई, सवाल में हमें क्या दिया है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख, ईबीटी निकालो। तो भाई ईबीटी मैंने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके निकाल दिया है, लास्ट क्लास में भी मैंने, सॉरी इसके पीछे वाले टेबल में भी समझाया था। अब देखो ना, ईबीटी, ईबीटी कितना था? एक मिनट, यहां से आओ जरा, ये रहा, देखो जरा, ईबीआईटी कितना है बच्चों? 3 लाख सब में, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर लिया, यहां 10 लाख माइनस, 1 लाख माइनस कर लिया, 2 लाख, तो 3 लाख में से 1 लाख गया, 2 लाख और 2 लाख गया 1 लाख। तो भाई यहां हमारा दिख रहा है कि ईबीटी 3 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, 30% टैक्स माइनस किया तो ईएटी आ गया कितना? 2 लाख 10, 1 40, ईपीएस निकाल लिया। और ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है? ईएटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर ऐसे सॉल्व कर लिया तो जरा देखो जरा, 0.42, 0.35 और 0.23। अब देखो कहानी पूरा पलट गया। पिछले वाले केस में देखो ना जरा, पिछले वाले केस में कहां गया जी लड़का? ओ जी, हाँ यहां है। पिछले वाले केस में सिचुएशन 3 का ईपीएस सबसे अधिक आया था, बात समझ में आ रही है? और सिचुएशन 1 का ईपीएस सबसे कम आया था। अभी देखो पासा पलट गया, अब पासा मेरे हाथ में है। सिचुएशन 1 का ईपीएस सबसे ज्यादा हो गया, सिचुएशन 3 का ईपीएस सबसे कम हो गया। कहानी करवट ले चुका है, कहानी करवट ले चुका है। और उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले सिचुएशन में ज्यादा था इंटरेस्ट रेट से, और इस वाली परिस्थिति में हमारे पास आरओआई, जो हमारा आरओआई है वो लेस देन है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसीलिए कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है आज आप बहुत नॉलेज लेकर के जा रहे हो बिजनेस करने के हिसाब से, और अपने घर वालों को भी सिखाओगे कि कर्जा लेना कब अच्छा है, कर्जा लेना कब बुरा है। कागज पर आपको ये कॉपी में ये स्ट्रक्चर 2 बार अपने हाथों से लिख लेना है। देख के ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लेना, वरना समस्या फिर होगी समझने में। चलो आओ जरा एक बार
फिर इसको पढ़ लेते हैं, हेंस, हेंस क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया दैट इन केस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इक्विटी शेयर होल्डर गेट लेस अर्निंग व्हेन डेट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आरओआई कम है इंटरेस्ट रेट से तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को कम पैसा मिलेगा। मतलब ऐसे केस में कंपनी कर्जा ना ले तो ही कंपनी के लिए अच्छी बातचीत है। चलो उसके बाद ये जरा कंक्लूजन एक बार देख लो जरा लो। इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट, हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग बूम पीरियड, बूम पीरियड का मतलब जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, you must have more debt and less of equity shares in capital structure। मतलब अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा है, पैसे की कमी नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो, तो कर्जा अधिक लो, दिक्कत नहीं है, इक्विटी शेयर इशू मत करो। लेकिन बट ड्यूरिंग डिप्रेशन when income or return is less, we should have more of equity and less of debt in a capital structure। मतलब अगर मुनाफा कम कमा रहे हो तो ज्यादा इक्विटी को इश्यू करो, डेट को कम करो। मुझे लगता है ये डेट और इक्विटी के पूरे तालमेल को हम आज के इस क्लास में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस वीडियो को एक बार और देख लें, आपको सारी चीजें बहुत स्पष्टता के साथ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आसान भाषा में कहें तो कंपनी अगर मुनाफा बहुत बम्पर मुनाफा कमा रही है तो खूब कर्जा लो, कोई दिक्कत नहीं, कर्जा लो बिजनेस करो, कर्जा लो बिजनेस करो, क्योंकि मुनाफा कमा रहे हो, कर्जा चुका दोगे। लेकिन अगर कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है उस केस में कर्जा लेना ठीक नहीं है, इक्विटी शेयर जारी करो फ्री ऑफ कॉस्ट। तुमको लायबिलिटी कॉस्ट ज्यादा होगा इक्विटी शेयर के इशू करने का, लेकिन रिस्क बहुत कम होगा, डिविडेंड की लायबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो आज के पूरे सेशन से हम लोगों ने यह सीख लिया कि डेट अच्छा है या इक्विटी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। किस सिचुएशन में कौन सा अच्छा है ये मैटर करता है, और किस सिचुएशन में अच्छा है ये फैसला होता है रिटर्न ऑन व्हाट, कम ऑन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। चलो एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको आप घर पर कवर करोगे, क्योंकि ये टॉपिक जब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात हो रही थी, ठीक है, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट की बात हो रही थी, तो उसमें कुछ डिसीजंस इंपॉर्टेंट थे। इन्वेस्टिंग डिसीजन था, फाइनेंसिंग डिसीजन था और डिविडेंड डिसीजन था। इस टॉपिक को जब मैं कवर करा रहा था तो इन तीनों के एडवांटेजेस को बता रहा था और इन तीनों की नीड को बता रहा था। एक और टॉपिक आया है अगला हमारे पास, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त ये जो मैं मटका बना रहा हूं, इस मटके में पैसा कहां से आएगा, ये विचार करते वक्त कौन कौन सी बातें हमें परेशान करती हैं, थिंकिंग के लिए मजबूर करती हैं, उसी को कहते हैं क्या, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इस मटके में पैसे आने के पहले कौन कौन सी चीज हमें प्रोत्साहित करेगी, कौन कौन सी चीज हमें निराश करेगी, वो कौन कौन से पहलू हैं जहां हमें सोचने हैं। आओ जरा मैं कुछ को डिस्कस कर देता हूं, बाकी को आप रीडिंग करोगे इसको घर पर बैठ के। चलो देखो जरा, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, लो देखो, द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं भैया? सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन। अगर बिजनेस इतना पैसा कमा रही है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अगर कंपनी ने पहले से कर्जा ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अगर ये सारी फिक्स्ड लायबिलिटी को कंपनी अगर चुका पा रही है तो कंपनी को और कर्जा लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी करंट लायबिलिटी को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं उस केस में कर्जा लेना बिजनेस के लिए कतई ठीक बात नहीं है। कहने का मतलब है तुमने पहले जितने पैसे उधार ले रखे हैं, जो तुम्हारी लायबिलिटी, अगर उसको तुम चुका पा रहे हो अपने मुनाफे से, कर्जा लो, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नहीं, स्टॉप टेकिंग लोन्स एंड एडवांसेस, फुलिश मैन।
बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो कहने का मतलब है, आओ जरा मैं बस एक को डिटेल में पढ़ा देता हूं, बाकी आप इसी तरीके से एक दो पढ़ा देता हूं, एनालाइज करके पढ़ना, समझ में आएगा। द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इस मटके में कहां कहां से पैसे रहने वाले हैं, इस इस मटके में कहां कहां से पैसे रहने वाले हैं, ये तय होगा किसके आधार पर? एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू जनरेट इनफ कैश फ्लो। द कंपनी इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको देना है? डिवेंचर होल्डर्स को देना है। और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। अच्छा, एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन, अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी चुकाना है। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं, बस सेंटेंस में देख रहा हूं, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। समटाइम्स कंपनी मेक्स सफिशिएंट प्रॉफिट बट इट इज नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग पेमेंट्स। कई बार कंपनी मुनाफा तो कमाती है लेकिन इतनी नहीं कमाती कि वो अपने लायबिलिटीज को, वो अपने पेमेंट्स को कर पाए। तो वैसे केस में, ठीक है, वही बात कह रहे, देखो जरा कंक्लूजन देखो। अ कंपनी एम्प्लॉय मोर ऑफ डेट सिक्योरिटीज, एक कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा कर्जा तब लाना चाहिए इफ कंपनी इज श्योर ऑफ जनरेटिंग इनफ कैश इनफ्लो, अगर कंपनी को ये पूरा यकीन है, विश्वास है कि वो अधिक पैसा जनरेट कर लेगी उस कर्जे को लेने से, तो ही करना चाहिए। वेयर एज इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश देन इट मस्ट एम्प्लॉय more of equity in capital structure as there is no liability of a company to pay its equity shareholder। लेकिन कंपनी को अगर थोड़ा भी संदेह है इस बात पर तो भैया इक्विटी शेयर्स इशू करो, क्योंकि इस पर तुम्हारी कोई फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं बनती। तो मैंने कहा था ना, इस मटके में पैसे आने के पहले वो कौन कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान करेगी, तो वही सारी चीजों को हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो जरा दूसरी चीज को देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़ लेना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भैया हमको ये बताता है कि देखो जरा, बहुत इजी है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम, सर्कल कर लो भाई जरा, नंबर ऑफ टाइम्स companies earning before interest and taxes cover the interest payment obligation। मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी है इंटरेस्ट की, उसको कंपनी अपने प्रॉफिट से कितनी बार चुका सकती है, कितनी गुना है। देखो, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज EBIT कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट पेमेंट जितना भी बनता है उससे कई गुना अधिक कंपनी मुनाफा कमा रही है। मान लो मेरा इंटरेस्ट पेमेंट महीने का 10,000 है, मैं 1,00,000 रुपया कमा रहा हूं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। जितना ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगा उतना ही मेरे लिए अच्छी बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकलता कैसे है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। देखो जरा, इसीलिए कहा गया हाई ICR मींस, अगर किसी भी कंपनी का ICR हाई है, आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी कंपनी का ICR हाई है, बताओ उसको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट रखना चाहिए या नहीं। सवाल पूछेगा, अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन खराब है, इतना इनफ्लो नहीं हो रहा है, बताओ उसको डेट रखना चाहिए या नहीं, तो बोलोगे नहीं रखना चाहिए। ICR हाई है, रखना चाहिए, ICR लो है, नहीं रखना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन तभी होगा जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो हाई ICR मींस कंपनीज कैन हैव more of borrowed fund securities, whereas lower ICR means less borrowed fund securities। मतलब अगर ICR आपका हाई है तो ये कहता क्या है? कर्ज लो। ये क्या कहता है? कर्ज लो। या फिर अपने इस मटके में, ये जो तुम्हारा मटका है, इसमें खूब कर्जा का पैसा रखोगे, दिक्कत की बात नहीं है, इक्विटी का पैसा कम रखो। लेकिन अगर ICR लो है,
लेकिन अगर आईसीआर तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है तो ये कहता क्या है कि कर्ज नहीं लो, कर्ज नहीं लो, नहीं लो, या फिर ये जो मटका तुम बनाए हो इसमें कर्ज का जितना कम पैसा रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छी बात है। क्लियर है बच्चों? तो चीजों को देखो, इंटरप्रेट करना सीखो, पढ़ने का तरीका सीखो, फालतू बातों में कम रहो। टीचर्स, जो बच्चे अब तक कई बार इस बहकावे में होंगे आशुतोष सर के बारे में, बहुत लोगों से गलत गलत सुनते होंगे, उनका दिमाग आज खुल जाएगा। वो माय गॉड, मेरे साथ तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। लोगों ने क्या कहा था आशुतोष सर के बारे में, और आशुतोष सर क्या हैं दिख रहा है आज आपको स्पष्टता के साथ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा इंटेंट बच्चों के लिए क्या है। आई एम हियर टू गिव समथिंग टू यू, और इसके एवज में बस मुझे तुम्हारा अच्छा रिजल्ट चाहिए, नथिंग एल्स। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों के बहकावे में ना रहें, आप जरूर अच्छा करें, बस मैं यही कहना चाहता हूं। चलो जरा इसी तरीके से बाकी चीजों को भी आपको एनालाइज कर लेना है। इसी तरीके से बाकी चीजों को भी आपको एनालाइज कर लेना है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, बस इसमें डेट भी शामिल हो जाएगा। वहां बस हम इंटरेस्ट पेमेंट का कैलकुलेशन कर रहे थे, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में डेट भी कवर हो जाएगा। इसका मतलब वही कंक्लूजन यहां भी होगा। इफ DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अगर हमारा हाई होगा तो कंपनी को मोर डेट रखना चाहिए, ऐसे लिंक कर लो अंडरलाइन करके। और अगर हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो लेस होगा तो कंपनी को अवॉइड डेट, कंपनी को डेट को इग्नोर करना चाहिए। सीधी सी बात है। तो यहां भी वो फ्लो चार्ट बन सकता है, सीधी सी बात है। देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो अभी आपको मैं सिखाया हूं कब कर्जा रखना है, कब कर्जा नहीं रखना। ROI अगर हाई है रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर्जा लो, ROI अगर लो है कर्जा मत लो, वही बात लिखा होगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट, सीधी सी बात है। देखो जरा, अ फर्म कैन अरेंज borrowed funds at a low rate of interest, then it will prefer more of debt as compared to equity। अगर कोई भी बिजनेस, अगर इसका मतलब क्या बोला, अगर कॉस्ट ऑफ डेट, हर चीज को टेबल में बना लो, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। अगर कॉस्ट ऑफ डेट हाई है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट हाई है तो कर्ज कम लेंगे, तो कर्ज कम लो, कर्ज कम लो। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेट कर्जा लेना सस्ता पड़ रहा है तो खूब दबा के लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हो अक्सर इसीलिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है, कर्जे लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इस चीज को हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। किस टॉपिक में, जल्दी से बता दो? मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्रेडिट कंट्रोल वाले सेगमेंट में, क्रेडिट कंट्रोल वाले सेगमेंट में इस चीज के ऊपर हमारी चर्चा चली है कि अगर कंपनी चाहती है, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है, लोन महंगा हो जाता है, लोग कम लेते हैं। अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मंदी की अवस्था है, पैसे नहीं है लोगों के पास, आरबीआई चाहती है लोगों के पास अधिक मात्रा में पैसे आए, आरबीआई रेपो रेट को क्या करती है, घटा देती है, स्लैश कर देती है, लोन सस्ता हो जाता है, लोग भर भर के लेते हैं, खुश हो के, अरे वाह लोन सस्ता हो गया, ले भाई ले 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 ले, लोन लोग खूब लेते हैं, खर्चा करते हैं। मंदी की, ये सारा का सारा परिस्थिति मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर समझाया है, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बेहद जरूरी है। चलो छठा जरा देख लो, हाई टैक्स रेट, सारा का सारा तुमको पढ़ा ही दिया। हाई टैक्स रेट अगर ज्यादा होगा, देखो जरा, हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर, डेट सस्ता हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डेट सिक्योरिटी होल्डर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग, ठीक है। लेकिन अगर हाई एंड टैक्स रेट मींस प्रेफर डेट, वेयर एज लो टैक्स रेट वी कैन प्रेफर इक्विटी। अगर हाई टैक्स है तो भैया क्या प्रेफर करो, डेट प्रेफर करो, और अगर लो टैक्स है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को रखो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हाई है, सीधी सी बात है, लो है, वही वाली बात, हाई लो के हिसाब से पढ़ लेना, आसान है। फ्लोटेशन कॉस्ट, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ज्यादा है तो डेट करो, कम है तो करो। रिस्क के आधार पर करेंगे, देखो जरा इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू
पोजीशन व्हेन कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस सच एज इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड। अभी यही तुम पढ़ते आए हैं कि अगर कंपनी को कुछ फिक्स्ड खर्चे देने ही देने हैं, इफ फर्म बिजनेस रिस्क इज लो, अगर रिस्क लो है तो ऐसे केस में कैपिटल में ज्यादा डेट रखा जा सकता है, लेकिन अगर रिस्क हाई है तो बिजनेस में इक्विटी को रखो। मतलब अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क या तो लो होगा या तो रिस्क हाई होगा। अगर बिजनेस में रिस्क हाई है तो इक्विटी का हिस्सा ज्यादा रखो, अगर बिजनेस में रिस्क हाई है तो इक्विटी का हिस्सा ज्यादा रखो, और अगर बिजनेस में रिस्क लो है, अगर रिस्क लो है तो डेट का हिस्सा रखो। ठीक है बच्चों, चलो मुझे लगता है ये टॉपिक अब खत्म हो गया। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से आप कुछ पॉइंट्स रीड आउट कर लेना, अच्छे से बस रीड आउट कर लेना, रीड आउट करना है। ये टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा ये प्यारा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम भी मेंटली फ्री हो जाओगे। यस, एक चैप्टर और शानदार तरीके से हमने आशुतोष सर के साथ कवर कर लिया। अब तो तोड़ देना है भाई 90+। एक बार वो गाना आएगा आएगा 90% आएगा 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 90% आएगा 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 90% आएगा। यस आएगा बच्चों। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूंगा कि आपने इस पूरी क्लास को एंजॉय किया होगा। चीजों को रिवाइज कर लेना, एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।